हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? स्वपरागण, परपरागण और सजातीय परागण। और हमको पढ़ना क्या था? आज हम प्रयास करेंगे कि हमारा ये चैप्टर क्या हो जाए, समाप्त हो। थोड़ा इसे मैं शॉर्ट में ही आज खत्म करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर हो गया। क्योंकि विधिवत पढ़ाने के लिए समय तो लग रहा है, और थोड़ी सी अगर स्टार्ट करूंगा तो आपको दिक्कत तो होगी, लेकिन आप थोड़ा सा बुक का सहयोग लोगे। आज हमें पढ़ना था, पिछले लेक्चर में बताया था कि अब हमको पढ़ना क्या है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आज हमें क्या देखना था? कृत्रिम संकरीकरण। कृत्रिम संकरीकरण का मतलब क्या है? जो कृत्रिम रूप से क्या किया जाए, क्रॉस कराया जाए। यानी अब इसको कराता कौन है? जैसे अभी आपने देखा कि स्वपरागण परपरागण में क्या क्या हो रहा था। अब ये जो है कृत्रिम संकरीकरण है, ये इसको दूसरे नाम से जाना जाता है मानव परागण। अब मानव परागण या कृत्रिम परागण किसे कहते हैं? तो ऐसा परागण क्रिया जो मानव के द्वारा कराई जाती हो उसे मानव परागण या क्या कहा जाएगा? कृत्रिम संकरीकरण परागण कहा जाएगा। ठीक ना? यानी इसमें आपने क्या देखा कि यह जो क्रिया होती है किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? मानव द्वारा। लिखना बंद करो अभी, आप पहले समझो। जब आपके पास फुल टाइम है तो आप क्यों लिखते हो? यहाँ खाली यहाँ समझा करो। बताया जा रहा है कि अब अगर मान लो कि मानव द्वारा परागण कराई जा रही है, अगर मानव क्या कर रहा है? परागण करा रहा है, तो आप ये बताओ, मानव स्वपरागण कराएगा? नहीं कराएगा। परपरागण कराएगा? नहीं। वह तो चाहेगा कि कुछ हम नया यानी उन्नतशील परागण कराएं, जिससे कि पौधों में क्या हो, कुछ नई परिवर्तन लाए। तो इसके लिए वो क्या करेगा? तो जो मानव द्वारा क्या होगा, परागण क्रिया होगा, ये स्वपरागण मानव कराएगा। स्वपरागण की क्रिया कराएगा कि नहीं कराएगा? और परपरागण, इन दोनों क्रियाओं को वो नहीं चाहेगा कि हो। अब स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए वो क्या करेगा? तो इसके लिए वो आप देखोगे कि जो मान लो कि स्वपरागण किसमें होता है? जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अब द्विलिंगी पुष्प में आप ये जानते हो कि द्विलिंगी जो पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प में आपको क्या देखने को मिलता है? तो द्विलिंगी पुष्प में बेटा यानी उसका स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों एक ही साथ पाया जाता है। दोनों एक साथ पाया जाता है ना? तो मान लो यहां पर क्या है, ये किसी कोई पुष्प है और ये पुष्प का क्या है? वर्तिकाग्र है। और ये क्या है उसका? अंडाशय। ऐसा ही होता है ना? अब यहीं से क्या होता है? ये पुंकेसर निकला होता है कि नहीं निकला होता है? यानी इसी पुंकेसर के अंदर क्या होता है? परागकोश होता है। परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। तो मानव सबसे पहले क्या करेगा कि जो ये परागकोश है, इस परागकोश को ही लेके कैंची से क्या कर देगा? काट देगा। अब बताओ, अगर उसने परागकोश को काट दिया तो इसमें क्या बच गया? स्त्रीकेसर बच गया। अब स्त्रीकेसर बच गया तो इसमें स्वपरागण क्रिया होगा? नहीं होगा। अब वो क्या करेगा? बाहर से उन्नतशील परागण को लाएगा और लाकर इस पे क्या कर देगा? छींट देगा। किस पे? वर्तिकाग्र। ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? यानी ये मानव द्वारा क्या होगा? परागण क्रिया। ठीक है? दूसरा देखते हैं। हाँ, तो देखो अब हम क्या देख रहे थे, यानी हमने देख लिया कि स्वपरागण रोकने के लिए क्या किया जाता है कि उसको पुंकेसर को काट दिया जाता है। पुंकेसर को क्या किया जाता है? कैंची से काट देने के बाद से जब कट जाता है तो उससे क्या कहते हैं? विपुंसन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विपुंसन क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? यानी एक तरह से मान लो कि पुष्प का जो है नर जनन तंत्र होता है, उसका क्या कर दिया जाता है? नसबंदी कर दिया जाता है।
ठीक है ना, अपनी भाषा में। दूसरा जो है पर परागण को रोकने के लिए क्या किया जाता है, मानव जो है पर परागण को रोकने के लिए कुछ नए तरीकों को अपनाता है, जैसे थैला लगाना, क्या हो गया, झिल्ली लगाना, बोरा लगाकर, यानी इसको क्या किया जाता है। अब पर परागण क्रिया जो होती है इसमें आप मान लो ये स्त्रीकेसर है, इसमें क्या है, वर्तिकाग्र है, और वर्तिकाग्र पे ही निषेचन क्रिया होता है। तो इसमें वो क्या करता है, मानव क्या करता है, इसे जो है किसी बोरा से, झिल्ली से या थैला से इसे सीधे यहाँ से क्या कर देता है, ढक कर देता है। क्या कर देता है, ढक देता है। जब इसको ढक देगा तो ये बताओ अब इस पे दूसरे कहीं से उड़कर या जल के माध्यम से या किसी माध्यम से इस पे परागण आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये परागण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस यानी जो कृत्रिम संकरीकरण है, कृत्रिम संकरीकरण के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहला है विपुषण, यानी किसमें होता है, 100 परागण में होता है। तो 100 परागण में विपुषण में क्या किया जाता है, पुंकेसर को काट दिया जाता है। दूसरा बताया गया कि पर परागण में क्या किया जाता है कि उस पे बैगिंग कर दिया जाता है, यानी थैला लगाना, झिल्ली लगाना, बोरा लगाना, इस क्रिया को क्या करते हैं, बैगिंग कहलाता है। क्या ये क्रिया क्या कहलाता है, बैगिंग कहलाता है। तो बैगिंग लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, बैगिंग लगाने के बाद से मानव द्वारा इसको क्या करना है, इसको क्या करना है जी, मानव द्वारा क्या करना है, परागण कराना है ना। तो परागण कराने के लिए क्या करेगा, एक अच्छे क्वालिटी का बढ़िया क्या करेगा, परागण को लाएगा, जिससे इसके क्या हो, थोड़ी सी इसमें बदलाव आए, और लाकर क्या करेगा, वह सीधे जो है वर्तिकाग्र पर छींट देगा। क्या कर देगा, छींट देगा। अब छींटने के बाद से और पुनः उसे वो क्या करेगा, फिर बोरे से या झिल्ली से बांध देगा। हाँ, झिल्ली से बांधते समय एक चीज ध्यान रखना होगा कि इसमें बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, ताकि इसमें क्या हो, ऑक्सीजन हवा गैस का क्या हो, आदान प्रदान होता है। ठीक ना। अब ये बताओ कि जब हम इस पे परागण को ला के छींट दिए, अब उसके बाद हमें क्यों बांधना पड़ता है। तो दिक्कत ये है कि हम यहाँ पे छींट तो दिए हैं, लेकिन छींटने के बाद कोई जरूरी है कि बाहर से उड़ के इस पे नहीं आएगा, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो हो सकता है कि इनसे क्या हो, निषेचन ना होगा, जो बाहरी आ जाए उससे निषेचन हो जाए, इसलिए दूसरा किसी का निषेचन ना हो, जो हम ला के इसको क्या कहें, छिड़काव किए हैं, उसी से निषेचन हो, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है ना। तो इसके 4 चरण में क्या हो गया, विपुषण हो गया, दूसरा क्या हो गया, बैगिंग क्रिया हो गया, और तीसरा क्या हो गया, जो हमने छिड़काव किया वो क्या हो गया, परागण हो गया, और उसके बाद से पुनः क्या हो गया, बैगिंग हो गया। तो ये 4 चरण होते हैं। तो ये हमने समझ लिया, यानी हमने 100 परागण पढ़ लिया, हमने पर परागण पढ़ लिया, सजाती परागण पढ़ लिया, और अब हमने क्या पढ़ लिया, कृत्रिम संकरीकरण यानी मानव द्वारा परागण। तो ये इतना क्या होता है, परागण की क्रियाएं होती हैं। अब जो है मुख्य चीज आता है कि परागण के बाद से होता क्या है। तो जब परागण क्रिया संपन्न हो जाती है, तो परागण क्रिया संपन्न होने के बाद से अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से पराग नलिकाएं निकलती हैं। क्या होती है, पराग नलिकाएं निकलती हैं। इसको फिगर के माध्यम से बताना है। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। क्या पढ़ना है, पराग स्त्रीकेसर संघर्षण, यानी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन का अर्थ क्या होता है। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि कहा जाए कि 2 लोगों में क्या हो रही है, वार्तालाप हो रही है। तो वार्तालाप भी क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। जैसे अभी हम और आप हम लोग बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। या मान लो जैसे कहा जाए एक एग्जांपल में कि पति और पत्नी, जैसे मेरी पत्नी और मेरे बीच इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है, हम एक दूसरे के क्या है, सहयोगी है। क्या है, सहयोगी।
तो ये इंटरेक्शन का मतलब ये होता है। अब जो है मान लो कि अगर कोई, ये मान लेते हैं कि कोई गुड़हल का फूल है और गुड़हल का फूल का क्या है, वर्तिकाग्र है, और इस पे मान लो कि दो परागकण, ये क्या है, परागकण, एक परागकण है गुलाब का और एक आकर क्या हो गया, गुड़हल का। इस पे दोनों परागकण आकर क्या हो गए, बैठ गए। अब आप अनुमान लगाओ कि ये जो है अंकुरित कौन होगा, ये गुड़हल का है, ये वर्तिकाग्र किसका है, गुड़हल का है, और एक जो है परागकण किसका है, गुड़हल का, और एक परागकण किसका है, गुलाब का। अब इसमें जो है अंकुरित किसका होगा, गुड़हल का होगा, क्योंकि ये किसका है, गुड़हल का। अब क्यों गुड़हल का ही होगा, क्यों जो है गुलाब का नहीं होगा, तो देखो इसमें जो है ये कैसे पहचान लेता है, इसके पास कौन सी शक्ति है जिस कारण से पहचान लेता है कि ना ना ये तो हमारे जाति का है, ये हमारे जात का नहीं है। इसके अंदर ये पहचान आती कहां से है, तो इनके अंदर जो है एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, और उस रासायनिक पदार्थ के कारण ये क्या कर लेते हैं, अपने जात के परागण का पता लगा लेते हैं। अब वह रासायनिक पदार्थ कौन कौन सा है, तो वह जो है रासायनिक पदार्थ है इनोसिटल और बोरॉन। इनोसिटल क्या होता है, शर्करा होता है, क्या होता है, शर्करा, और बोरॉन क्या होता है, तत्व होता है, एलिमेंट होता है, आपने पढ़ा है ना बोरॉन वगैरह। तो ये क्या होता है, अब इसमें एक चीज क्या होती है कि मान लो कि अब ठीक है ये तो गुलाब में भी होगा और ये गुड़हल में भी होगा, ये रासायनिक पदार्थ उसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो अब कैसे पता चलता है, तो सीधी सी बात है, इनके बैलेंस से, जो इसके परागकण के जो ये रासायनिक पदार्थ का जो बैलेंस होगा उतना ही बैलेंस किसका होगा, वर्तिकाग्र का। तो ये अपने बैलेंस के आधार पर क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। नहीं समझ में आया तो देखो, मान लेते हैं कि गुड़हल का जो इनोसिटल बोरॉन और ये जो रासायनिक पदार्थ है इनकी सांद्रता मान लेते हैं 2 मिलीग्राम होता है, क्योंकि ये होता इतना नहीं है, ये मान लिया गया है, कितना मान लिया गया, 2 मिलीग्राम। और यहाँ गुलाब का कितना मान लिया गया, 10 मिलीग्राम। अब आप बताओ, आप देखो ये 2 वाले को ही क्यों पहचानेगा, क्योंकि 2 मिलीग्राम इसका होगा तो 2 मिलीग्राम क्या होगा, इसकी भी सांद्रता होगी। तो इस सांद्रता की मात्रा के आधार पर वो क्या कर लेगा, पहचान कर लेगा। ठीक है ना, समझ में आया। होते हैं जो परागण लड़का निकलती है, अब जो है यहाँ पर ये क्या होंगे, परागण क्रिया होगी, जब परागण क्रिया होगी तो ये क्या होंगे, परागकण अंकुरित होंगे, क्या होंगे, अंकुरित होंगे। तो मैं बता रहा हूं कि अंकुरित ये कैसे होंगे, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसका डायग्राम क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, और डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो आप, परागकण अंकुरित होते हैं तो परागनलिका निकलती है। सवाल ये पैदा होता है कि जब परागकण क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, तो उसमें से परागनलिका निकलती है, यानी वो परागनलिका निकलती कैसे है। अब परागकण अंकुरित कब होता है, यानी जब परागकण वर्तिका क्या होता है, वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो वहां पे अंकुरित होता है। तो मान लेते हैं ये आप देख रहे हो, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, क्या है, वर्तिकाग्र, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। और इस वर्तिकाग्र पर क्या हुआ, ये मान लेते हैं इस पे आकर ये आपका जो है परागकण बैठा, और इस वर्तिकाग्र के ऊपर जानते हो क्या होता है, पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है। अब ये बैठता है यहाँ पे। अब एक चीज जानो कि यानी वर्तिकाग्र के ऊपर क्या होता है, पानी होता है, चिपचिपा होता है ना वो। अब ये पानी होता है, इस पे आकर क्या होता है, परागकण बैठ जाते हैं। बैठने के बाद से परागकण का आकृति कैसा होता है आप लोगों को बताया गया था। देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बताया हूँ यहाँ पे, यानी इसका जो है परागकण का संरचना। तो परागकण में आप देख रहे हो कि ये परागकण जो है, परागकण बताया गया कि ये आप ऊपर से देख रहे हो, ये पहली परत देख रहे हो ना, इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य छोर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य छोर।
यानी इस तरह का एक आकृति दिखाया गया है। ये क्या है? परागकण का बाह्य चोल है। इसके अंदर जो है एक और ऐसी पतली परत दिखाई गई है, इसको हम क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके अंदर जो है एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, यानी दो ऊपर जो है आपके दो ऊपर जो है जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। देख रहे हो ना, यहाँ ये और ये क्या है? जनन कोशिका है। और इसको क्या कहता है? कायिक कोशिका कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाला भाग क्या होता है? खुला हुआ होता है। अब आप एक बात बताओ, जब जो है ये भाग खुला होगा और वर्तिकाग्र पर क्या होगा? पानी की बूंदें होंगी। तो ये पानी को क्या करेगा? इस खुले छिद्र के माध्यम से अंदर पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा कि नहीं भरेगा? खुला जगह रहेगा तो इसमें पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? अब ये पानी क्या होगा? इसके अंदर पानी भर जाएगा। जब ये पानी भर गया तो ये बताओ ये कैसा हो जाएगा? ये सिकुड़ जाएगा कि खुल जाएगा? बोलो, पानी भरने से कोई सिकुड़ता है कि फैलता है? खुलता है ना। तो ये भाग क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और जब ये फूलेगा तो इसके अंदर जो है एक दबाव काम करेगा। क्या काम करेगा? दबाव काम करेगा। और दबाव काम करने से जो अंतःचोल है वह अंतःचोल क्या होगा? फैल जाएगा। अंतःचोल क्या होगा? फैल जाएगा। यानी जो दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उसको आप लिख लेना। यानी उसे कहा जाता है स्फीति दबाव। क्या कहता है? यानी यहाँ पर एक दबाव काम करेगा। इस दबाव को क्या कहा जाता है? स्फीति दबाव। और ये इसके मुख को क्या कर देगा? जो यहाँ खुला हुआ भाग होगा इसको क्या कर देगा? फैला देगा। क्या कर देगा? फैला देगा। जब ये फैला देगा तो आप एक बात बताओ, जब ये फैलाएगा तो फैलाने के बाद से यहाँ ध्यान दो बेटा, जो नहीं समझ पाएगा इस समय नहीं समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले समझो। जब यहाँ पर ये फैलेगा तो इसमें से जो है कि क्या है? ये जनन कोशिका है और ये कायिक कोशिका है, वह सीधे निकल के बाहर निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना। और निकल कर यहाँ से एक नलिका बनेगी। इस नलिका से होते हुए ये क्या करेगा? यहाँ देख रहे हो, ये यहाँ पर ये पानी की वजह से सब क्या हो रहा है? निकल रहा है। और इनके साथ क्या निकल रहा है? इनके साथ क्या निकल रहा है बेटा? ये जनन कोशिका और कायिक कोशिका। अब ये निकल के सीधे आते हैं और आकर किससे मिल जाते हैं? किससे आगे जुड़ जाते हैं? यानी अंड कोशिका से जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद से अपने साथ जो जनन कोशिका को लाते हैं और कायिक कोशिका को लाते हैं, इसमें लाकर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे इनको पता चलता है कि हमको इधर से ही जाना है? जो ये पराग नलिका है तो इनको कैसे पता चलता है कि हमको इसी रास्ते से जाना है? क्यों नहीं इधर से आया? क्यों नहीं यहाँ से आया? तो इसको जानने के लिए, हाँ, अब इनको पता कैसे चलता है? तो इस देखो ये बीजांड जो है ना, ये अंड कोशिका है। तो अंड कोशिका में आप लोगों को बताया गया था कि जो ये अंड कोशिका होती है इसके दोनों बगल में एक सहयोगी संरचना होती है। क्या होती है? ये सहयोगी, ये इधर भी है और इधर भी है। आप बीजांड का संरचना पढ़े हो, उसको ध्यान से देख लेना। इसको क्या कहा जाता है? इस संरचना जो अंगुली की तरह संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है? फिलीफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलीफॉर्म। ये आप संरचना देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म। इधर क्या करना है? इसको बोला जाता है फिलीफॉर्म। यानी यहां पर जो अंड कोशिका के दोनों सहयोगी होते हैं, दोनों तरफ जो अंगुली जैसा संरचना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म कहते हैं। फिलीफॉर्म संरचना ये संरचना होती है। और फिलीफॉर्म संरचना करता क्या है बेटा? तो ये एक प्रकार के रसायन का निर्माण करता है। एक प्रकार के रसायन को क्या करता है? निकालता है। ये किसको निकालता है? रसायन को निकालता है। ये एक प्रकार के रसायन को स्रावित करता है। अब ये कौन सा रसायन होता है? तो ये होता है बोरोन। कौन होता है? अब ये रसायन स्राव करके ये क्या कर देता है?
इधर फैलाने लगता है। देख रहे हो ना, ये क्या करेगा, इस साइड में ये चारों तरफ क्या करेगा, बोरोन को ऐसे फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा। तो मान लो इस दिशा में ये क्या कर रहा है, इस रासायनिक पदार्थ को फैला रहा है। तो ये रासायनिक पदार्थ धीरे धीरे होते हुए यहाँ तक अंदर आ गया ना। अब ये अंदर जाएगा तो इसी जो ये रासायनिक पदार्थ है, इसी को क्या करेगा, ये पराग नलिका को क्या करेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और ये जिधर इसको क्या मिलेगा, कौन सा बोरॉन मिल रहा है, ये बोरॉन है ना, जिधर ये जो नलिका निकल के आ रही है, जिधर इसको अधिक मात्रा में क्या दिखाई दे रहा है, रासायनिक पदार्थ, वो उधर ही क्या होता जाएगा, मुड़ता जाएगा, मुड़ता जाएगा और सीधे मुड़कर कहाँ पहुंच जाएगा, अंड कोशिका के पास पहुंच जाएगा। और जाकर अपने अंदर के जितना मटेरियल है, इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल है, तो इसके अंदर बताया गया कि जनन कोशिका है और काय कोशिका है, और इन्हें लाकर छोड़ देगा और ये क्या होंगे, निषेचित होंगे। क्योंकि पुष्प में निषेचन जो है दो तरह से होता है, एक तो ये द्विश निषेचन क्रिया होती है, ठीक है ना। तो ये निषेचित होगा और निषेचित होकर क्या करेगा, भ्रूण की, भ्रूण में यानी भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण से क्या होगा, जाइगोट, और जाइगोट से बेबी का निर्माण होगा, नए पौधे का निर्माण होगा। अब चूंकि एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्यों ये बीजांड ही द्वार से क्यों क्या प्रवेश करता है, कहीं और जगह से प्रवेश नहीं करता है। तो ये प्रवेश 3 जगह से करता है। ध्यान रख लेना, आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए कि क्या जो पराग नलिका है वो सिर्फ बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है, तो ऐसा नहीं होता। ये 3 यानी अधिकांश पौधे जो हैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो किस तरह से प्रवेश करते हैं, बीजांड द्वार से। और कुछ में जो है ऐसा भी होता है कि ये जो निभांग होता है इसको भी फाड़ कर क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो निभांग के माध्यम से कुछ प्रवेश कर जाते हैं और कुछ अध्यावरण को तोड़कर भी क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि क्या बताया गया, एक बार ध्यान से सुन लेते हैं, फिर इसको लास्ट में थोड़ा सा एक बार समझ लो। क्या बताया गया कि जो भी बेटा जब परागकण क्या होते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वर्तिकाग्र पर पहले से ही क्या होता है, क्या होता है, पानी होता है, उस पर जल की बूंदें होती हैं। अब ये परागकण जो है आप लोगों को बताया गया कि 2 आवरण से बना होता है, एक बाह्य चोल होता है, एक अंतःचोल होता है। उसके बीच में क्या होती है, छिद्र होती है, और उसके अंदर क्या भरा होता है, जनन कोशिका और काय कोशिका। अब ये जल क्या होने लगता है, उसमें प्रवेश करने लगता है। क्या करने लगता है, प्रवेश करता है, जिससे ये क्या होते हैं, परागकण फूल जाते हैं और उसका अंतःचोल क्या हो जाता है, खुल जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पराग नलिका का निर्माण कौन करता है, अंतःचोल करता है। कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में कि पराग नलिका का निर्माण कौन करता है, कौन करता है, अंतःचोल करता है। अब वो क्या करेगा, अपने साथ जो मटेरियल है उस मटेरियल को लेकर क्या करेगा, सीधे जो है पराग नलिका को आगे की तरफ बढ़ाता जाएगा। और जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होता है, जो अंड कोशिका होती है उसके कुछ सहयोगी क्या होते हैं, भाग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलिफॉर्म कहते हैं। ये अंगुली की संरचना की तरह से होते हैं। ये एक प्रकार की विशेष तरह की क्या करती है, रसायन का स्राव करती है। अब ये रसायन जिस क्षेत्र जिस भाग में ज्यादा स्राव करेंगे, जो ये पराग नलिका निकल रही है, ये पराग नलिका उसी के तरफ क्या होती जाएंगे, आकर्षित होते जाएंगे, और उधर की ही क्या होती जाएंगे, मुड़ती जाएंगी, और मुड़कर सीधे बीजांड द्वार से क्या कर लेंगी, अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और प्रवेश करने के बाद ये क्या करेंगी, अपना जितना मटेरियल है उसके अंदर छोड़ देंगे, और जिससे क्या होगा, निषेचन क्रिया होगा। और निषेचन के बाद से किसका निर्माण होगा, जायगोट। जायगोट के बाद से क्या होगा, भ्रूण। भ्रूण के बाद से यानी वही भ्रूण बना, भ्रूण के बाद से क्या हुआ, बेबी का निर्माण, यानी अपने जैसे एक नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो ये चैप्टर हम इसको क्या मानते हैं, फाइनल मानते हैं। थोड़ा सा निषेचन है तो थोड़ा बहुत आप अपने बुक का यूज कर लेना, क्योंकि बहुत दिनों से ये चल रहा था, तो मैं इसको आज यहीं पे क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ, बीच में कोई दिक्कत आएगी
तो इसको डीप निषेचन के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन लास्ट में बताएंगे। अब हम सीधे क्या पढ़ेंगे अगले टर्न में, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है हम लोग को, मानव जनन तंत्र, ठीक है ना। तो मानव जनन तंत्र जो है, क्योंकि ये भी लंबा प्रक्रिया है, पिछले अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें जो है नर जनन तंत्र के बारे में दे रखा था और उसको पढ़ाया, उसको इस बार जो है क्वेश्चन इसमें से भी ज़्यादा आया था, तो आप उस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना।